सर जी टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी चैप्टर नंबर 12 है जी सर। सबसे पहले अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा। तो इसका जवाब है उसकी इनकम पे ऐसे ही टैक्स लेगा जैसे वो बंदा फौत हुआ ही नहीं। सर कौन टैक्स जमा कराएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा। सर अगर उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने लगे थे और वो बंदा मर गया तो वो कार्रवाई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ शुरू कर दी जाएगी। और अगर उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही थी और वो बंदा मर गया तो वो कार्रवाई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कंटिन्यू की जा सकती है। समझ गए? अच्छा जी, अब आखिरी बात यह है कि अगर एक बंदे की कुल जायदाद थी 1 करोड़ और उसका टैक्स लायबिलिटी थी 1.5 करोड़, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव 1 करोड़ तक के लिए लायबल होगा या 1.5 करोड़ तक के लिए लायबल होगा? अप टू द एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, जितनी जायदाद थी उस हद तक लायबल होगा, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं। डिसीज्ड इंडिविजुअल में ये सारी बात। ऑथर, अगर एक बंदा 24 माह से ज्यादा लगाकर कोई आर्ट रिलेटेड काम करता है, कोई लिटरेरी काम करता है और बाद में उसको लमसम बेच देता है, तो जो पैसे उसको मिलेंगे उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो फौरी तौर पे सारे टैक्स कर ले या वो 3 सालों में इक्वली टैक्स कराए। एक बंदा है उसने 3 साल लगा के किताब लिखी जो उसने 6 लाख की बेची, तो क्या 6 लाख पूरे का पूरा जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा? द आंसर इज यस, पूरा भी हो सकता है। दूसरी भी कोई ऑप्शन है जी, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर लें, 3 सालों में इक्वली टैक्स हो जाए। सर जी माइनर चाइल्ड वो बच्चा जिसका अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो कोई पैसे कमा रहा हो तो उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। किस तरह? माँ या बाप जिसकी इनकम ज्यादा होगी, इस माइनर चाइल्ड की इनकम उस माँ या बाप की इनकम में शामिल होके टैक्सेबल हो जाएगी। सर अगली बात आ गई एओपी की। एओपी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर जी इसकी बुनियादी बात तो ये कि एओपी की जब भी बात आए तो आपके जहन में पार्टनरशिप आनी चाहिए। एओपी की जब भी बात आए तो आपके जहन में पार्टनरशिप आनी चाहिए। याद रखिएगा एओपी एक सेपरेट एंटिटी है। एक समझाने के लिए एक बात करूं, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, उन लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप करके एक इदारा बना लिया ए बी के नाम से। अब बेसिकली 3 लोग हो गए, एक ए, एक बी और एक ए बी। ये जो ए बी एक इदारा है ये एक सेपरेट एंटिटी है। इस एंटिटी ने अपने तौर पे सेपरेटली टैक्स देना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये एक सेपरेट एंटिटी है और इन लोगों ने, इस एबी ने सेपरेटली टैक्स देना है एंड इज लायबल टू पे टैक्स सेपरेटली। सर an AOP is treated as tax resident for a tax year if the control and management of its affair is situated wholly or partly in Pakistan at any time during the tax year. सर जी AOP को ट्रीट किया जाएगा सेपरेटली अगर वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर को सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान। ये बात आपने रेजिडेंट में परसों पढ़ी है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इन पाकिस्तान हो तो वो रेजिडेंट एओपी होगी सर। और रेजिडेंट एओपी की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, जबकि नॉन रेजिडेंट एओपी की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। सर अब अगला जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि सर एओपी का शेयर, अगर अली इमरान पार्टनर है एक फर्म में और उस फर्म का हिस्सा, उस फर्म का शेयर अली इमरान को मिलता है, तो क्या वो शेयर टैक्सेबल होगा? द आंसर इज फर्म अपनी इनकम पे टैक्स देने के बाद अपने पार्टनर्स को उनका शेयर देती है। इस वजह से जो हिस्सा पार्टनर को मिलता है शेयर ऑफ एओपी इज एग्जेम्प्ट एंड इज नॉट टैक्सेबल। शेयर ऑफ एओपी क्या होता है?
एग्जेम्प्ट होता है, अलबत्ता रेट पर्पसेस के लिए वो इनकम में शामिल होता है। शेयर ऑफ एओपी एग्जेम्प्ट है लेकिन रेट पर्पसेस के लिए इनकम में शामिल होता है। शेयर ऑफ एओपी एग्जेम्प्ट है लेकिन रेट पर्पसेस के लिए इनकम में शामिल होता है। एक मिनट पॉज कीजिएगा सर जी, देखिएगा जरा। मिस्टर अली एंड बादशाह शेयरिंग प्रॉफिट एज 2:3। एक एओपी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3। टैक्सेबल इनकम कितनी है 12 लाख। अली और बादशाह पार्टनर्स हैं, एक इदारा है उसमें पार्टनर्स हैं। अली का शेयर 2/5 है, बादशाह का शेयर 3/5। अब वो कहते हैं कैलकुलेट करें टैक्स लायबिलिटी ऑफ अली एंड बादशाह। टैक्स लायबिलिटी ऑफ अली एंड बादशाह कैलकुलेट करें। जी सर। अब जरा आगे चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात है हम एओपी की वर्किंग करते हैं। जब मैं एओपी की वर्किंग करूंगा तो कैसे करूंगा सर? मेरे पास टैक्सेबल इनकम ऑलरेडी मौजूद है, इसकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी 30,000। अली को कितना हिस्सा मिलेगा 12 लाख का 2/5 और बादशाह को कितना मिलेगा 12 लाख का 3/5। जी सर, ये कितना बन गया 480 और ये कितना बन गया 720। और सर समझ आ रहा है? ये हो गया 480 और ये हो गया 720। अली एंड बादशाह शेयरिंग प्रॉफिट, इसमें ए और बी और ये सारी बात। टैक्सेबल इनकम बाय एओपी फॉर द ईयर इज रुपीज 1.2 million. Mr. A and B have been provided their individual detail. अली और बादशाह। सर जी 5 लाख में से क्या निकालना है? अब अली की इसके अलावा भी इनकम है। कितनी? 5 लाख इनकम है और 20,000 की ज़कात है। अब जब वो कहता है एओपी की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालो, ये निकाल ली, सवाल खत्म। अगर वो कहता है एओपी की भी निकालो और उसके मेंबर्स की भी निकालो, तो उसके मेंबर्स की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। उसके मेंबर की अली जो है उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है सर? 4,80,000 ही है ना। अब आगे क्या करना है सर जी? इससे अगला स्टेप होता है एओपी का हिस्सा जो अली को मिलना है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगना, लेकिन रेट पर्पसेस के लिए इनकम में शामिल होना है। तो शेयर ऑफ एओपी कितना हो गया 4,80,000। टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस कितना हो गया 9 लाख। टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस कितना हो गया सर? शेयर ऑफ एओपी निकाला, टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गया 9,60,000। टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस कितना हो गया? टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस कितना हो गया सर? 9,60,000 की तरह लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिएगा जल्दी से। टैक्सेबल इनकम आ गया 4,80,000, शेयर ऑफ एओपी आ गया, फिर टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गया, फिर टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस आ गया। अब आइए एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी A over B into C. Now what is A? Tax liability for rate purpose. What is B? Total income for rate purpose. What is C? Actual tax. यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस बेस पर आपने इसको कैलकुलेट करना है, जरा बताइएगा
सर जी गौर करें, 4,80,000 रुपए की इनकम पे तो टैक्स ही जीरो बनता था। स्लैब रेट के मुताबिक 6 लाख तक पे तो टैक्स ही जीरो है। असल में उस 480 में ये वाला 480 ऐड किया, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उस 480 में ये वाला 480 ऐड किया, ये टोटल इनकम बना 9,60,000 रुपए पर जितने परसेंट टैक्स लगना था उतने परसेंट टैक्स मैंने 4,80,000 रुपए पर लगाया है, तो ये 27,000 आंसर है। जो मैं ये बात कहता हूं कि टैक्स, जो मैं ये बात कहता हूं कि शेयर ऑफ एओपी इज एग्जेम्प्ट बट इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पसेस, उसका ये मतलब है जाहिरन इस 480 पर तो टैक्स, इस 480 शेयर ऑफ एओपी है, इस पे तो टैक्स नहीं लगना, ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसको टैक्सेबल इनकम में शामिल कर लिया और वो जो अमाउंट आई उस पर लायबिलिटी निकाली और जो रेट इस टैक्सेबल, इस शेयर ऑफ एओपी को शामिल करके जो रेट लगना था वो वाला रेट टैक्सेबल इनकम पे अप्लाई किया। इसको कहते हैं रेट पर्पसेस के लिए ऐड करना। क्या ये बात भी की, यस और नो? जी बहुत शुक्रिया। उसके बाद आ गया बादशाह। बादशाह भी भाईजान बिल्कुल इसी तरह ए ओवर बी इंटू सी, ए ओवर बी इंटू सी करके आपने इंडिविजुअली इसको ज़कात लेस करनी थी। ये 288,000 आ जाना था, इसमें शेयर ऑफ एओपी डालना था, कितना था 720, ये टोटल इनकम फॉर रेट पर्पज आनी थी, ये टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पज आना था। यहाँ ए ओवर बी इंटू, यार समझ गए हो? जी सर ऐसे होना था। अब ये वाला जुमला जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा रूहानी तस्कीन होगी, क्योंकि अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि शेयर ऑफ एओपी तो एग्जेम्प्ट होता है लेकिन रेट पर्पसेस के लिए इनकम में शामिल होता है। सर जी अगली बात सुन लो, अगली बात, अच्छा पहले ये वाली बात कर लेता हूँ। सर जी ये देखो ज़रा इंडिविजुअल की क्या बातें कर रहा है। वो कहता है इंडिविजुअल का अगर एओपी के अलावा और भी कोई कारोबार और भी कोई इनकम हो तो उसको, उस पर टैक्स कैसे अप्लाई करेंगे? ए ओवर बी इंटू सी के फॉर्मूले से। नाउ व्हाट इज ए? टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस। व्हाट इज बी? टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस। व्हाट इज सी? एक्चुअल टैक्स, टैक्सेबल इनकम। ये तीनों मैंने आपको बता दिए हुए हैं, करके बताए हैं। फिर आगे वो कहता है, ये 4-5 बातें न्यूमेरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिए। पहली बात वो कहता है अगर एओपी अपने मेंबर को कोई प्रॉफिट ऑन डेट दे, कोई रेम्यूनरेशन दे, कोई कमीशन दे, कोई ब्रोकरेज दे, कुछ भी दे, तो वो कहता है इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता। ये वाली बात मैंने परसों, कल भी बताई थी ना, कल भी ये बात हुई है। दूसरी बात, हाँ ये अहम बात और नई बात है, वो कहता है एक ऐसी एओपी जिसका टर्नओवर 300 मिलियन से ज्यादा है, अगर उसके मेंबर हैं आप तो आपका शेयर एग्जेम्प्ट नहीं होगा अगर आपने उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा ना कराई एफपीआर वालों को। या ये बात कहूं कि अगर आप एक ऐसी ईओपी के मेंबर हैं जिसका टर्नओवर 300 मिलियन है तो आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफपीआर को जमा करानी पड़ेगी। अगर आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफपीआर को जमा ना कराई तो उसका शेयर ऑफ एओपी आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल हो जाएगा। और ऑडिट कौन करेगा? आप लोग करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एफबीआर ने क्लेरिफाई किया। अभी आप ये बात भी कह सकते हैं सर आप तो हमेशा ये कहते थे कि आपने तो यही बताया हमें कि एओपी में टैक्सेबल इनकम निकलती है, टैक्स लायबिलिटी निकालकर टैक्सेबल इनकम में से टैक्स लायबिलिटी लेस करते हैं, बाकी जो अमाउंट है उसको तकसीम कर देते हैं। लेकिन हाँ अब यहां पर भी देखो सवाल यहां पर यह राइज होता है कि ये 12 लाख की इनकम थी, 30,000 का टैक्स था, तो ए और बी को पैसे कितने मिले होंगे? क्या इस टैक्सेबल इनकम में से लायबिलिटी लेस करने के बाद ए और बी को नहीं मिलना चाहिए था? हमने तो यही पढ़ा ना, लेस करने के बाद देते हैं तभी तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहां पर तो ऐसे नहीं किया, क्यों? उसने कहा है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन
आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर लेनी है। सच्ची मुची में 30,000 लेस करने के बाद ही तकसीम होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी। वो कितना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? FBR has clarified that it is profit before tax of AOP. प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूरा 12 लाख है। इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इसको तकसीम किया जाएगा रेट पर्पजेस के लिए, इसको तकसीम किया जाएगा रेट पर्पजेस के लिए। जी सर जी। अगर लॉस आ गया एओपी में क्या होगा, अगर एओपी में लॉस आ गया तो कोई मसला नहीं है, कुछ हिस्सा तो हम एओपी को इग्नोर कर देंगे, उसकी कुछ गेम नहीं है। If an AOP has an income that falls under FTR, then member share for such income shall be added in the taxable income of the member. अगर share of loss है, लॉस का शेयर है तो वो कंसीडर नहीं होगा, शेयर ऑफ लॉस कंसीडर नहीं होगा, neither adjustable against income of member nor it is considered for rate purpose. दूसरा, if an AOP has any income that falls under FTR, then the member share from such income shall not be added in the taxable income of the member. सर अगर AOP, सर जी पहली बात है AOP में लॉस आ गया तो मेंबर ऑफ AOP उसको कंसिडर नहीं करेगा। दूसरी बात है अगर AOP की इनकम एग्जेम्प्ट हुई तो मेंबर ऑफ AOP उसको कंसिडर नहीं करेगा रेट पर्पस के। अगर AOP की इनकम FTR हुई तो मेंबर ऑफ AOP उसको कंसिडर नहीं करेगा रेट पर्पस के लिए। अगर माइनर पार्टनर हुआ तो उस पार्टनर का जो हिस्सा बनेगा वो उसके पेरेंट में से जिसकी हायर इनकम होगी उसके अंदर शामिल होकर टैक्स होगा। और सर ये वाली बात मैंने आपको परसों बताई थी फर्स्ट डे कि भाई अगर ऐसी AOPs जिनको कंपनी बनाने की इजाज़त नहीं है, ऐसी AOPs जिनको कंपनी बनाने की इजाज़त नहीं है, वो अगर AOP होंगी जिनको प्रोफेशन ने मना किया कि आप कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकते, तो उनका मैक्सिमम रेट 45% नहीं होगा बल्कि 40% होगा। सर एक बड़ी अहम बात जिस पर पास पेपर भी आया हुआ है, सर अगर AOP का एक मेंबर कंपनी हो, अगर AOP का एक मेंबर कंपनी हो तो फिर क्या होगा? तो इसका जवाब है अगर AOP का एक मेंबर कंपनी हो, लेट से एक AOP का एक मेंबर है A, एक है B, एक है C लिमिटेड। A की होल्डिंग है 25, B की होल्डिंग है 25, C की होल्डिंग है 50। क्या करेंगे? वो कहता है जब आप अपनी टोटल इनकम निकालोगे ना तो उसमें सबसे पहले कंपनी का शेयर लेस कर दो। क्यों? कंपनी के शेयर पे कंपनी का रेट लगना है, AOP वाला रेट तो भाई इस पर तो 29% वाला रेट, इसको निकाल दें, बाकी जो रह जाएगा उसको तकसीम करें। यानी जाहिर बात है बाकी क्या रह गया, 50 रह गया। अब इस 50 को तकसीम कर लें। अब इस 50 को जाहिर बात है A और B आपस में तकसीम करेंगे। ठीक हो गया? तो भाई ये 25/50 इससे होगा कि भाई टोटल 50 ही पीछे रह गया ना, तो 25/50 यहां पर भी और 25/50 यहां पर भी, इस तरह से तकसीम हो जाएगा। समझ गए? सर मैंने आपको ये सारी बातें बता दी जो क्रूशल थी। दो बातें बस मैं जरूर बताना चाहता हूं जिसके बगैर गुजारा नहीं है। एक बात है टैक्स क्रेडिट की। AOP टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेगी जैसे नॉर्मली इंडिविजुअल नॉन सैलरी टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करता है। AOP का मेंबर जब टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करता है, अब होता क्या है, अगर एक AOP का मेंबर है, उसकी अपनी इनकम भी है, उसके अलावा शेयर ऑफ AOP भी है और उसका टैक्स क्रेडिट भी है, तो क्या होगा? अब ध्यान से बात सुनना। अगर AOP का मेंबर है, उसकी अपनी इनकम है, टैक्सेबल इनकम भी है,
उसका शेयर ऑफ एओपी भी है। आपने पढ़ा हुआ शेयर ऑफ एओपी क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन रेट पर्पसेस के लिए, हाँ जी, ये आपने रेट पर्पस के लिए इनकम में शामिल किया, ये टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गई, ये टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस आ गई, और ये एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ गई। यहां तक तो कोई मसला नहीं है। वो कहता है अगर इसको टैक्स क्रेडिट भी मिलना है तो टैक्स क्रेडिट डोनेशन दिया हुआ है तो ए ओवर बी इंटू सी तो करना पड़ेगा ना। अब यहां पर ए क्या होगा, वो कहता है ए होगा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और बी होगा एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। यार समझे या नहीं समझे, एओपी के मेंबर को अगर टैक्स क्रेडिट मिलना है तो ए होगा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और बी होगा एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ए होगा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और बी होगा एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। सर समझ गए, ये खास बात थी, आपको बता दी। उसके अलावा एक और अहम बात है जो आपके साथ डिस्कस करनी वाजिब है। मैंने अभी जो आपको कंपनी वाली बात कही है ना कि अगर एओपी का मेंबर कंपनी और आपको ये भी कहा कि ये पास पेपर में है, तो भाई वो बिल्कुल पास पेपर में आया हुआ है। उस पास पेपर का नंबर है क्वेश्चन नंबर 8, काम काज एंड कंपनी। नोट करें, ये आपने करना है आज। क्वेश्चन नंबर 8, काम काज एंड कंपनी। ये वाला सवाल असल में एग्जाम्पल है एक ऐसी एओपी की जिसका मेंबर एक कंपनी है। अब अगली बात सुनो, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप टैक्सेबल इनकम असल में जब एओपी का सवाल आता है ना तो वो बिल्कुल बिजनेस का सवाल होता है, उसमें नॉर्मल बिजनेस वाली एडजस्टमेंट होती हैं। 2-3 एडजस्टमेंट एओपी की स्पेसिफिक हैं कि वो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं या कुछ इस तरह की एक आध एडजस्टमेंट, उसके अलावा वो सिंपल बिजनेस का सवाल होता है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर टैक्सेबल इनकम में एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो, जुमला सुनना, अगर टैक्सेबल इनकम में एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो तो जो टैक्सेबल इनकम आएगी उसको सिंपली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे तकसीम नहीं करना बल्कि एक टेबल बनाना। अगर टैक्सेबल इनकम में एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो तो उसको सिंपली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि उसका टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाएंगे, एक साइड पे लिखेंगे आप पार्टनर्स के नाम और दूसरी साइड पे लिखेंगे वो वाली एडजस्टमेंट जिनका ताल्लुक पार्टनर से है। फॉर एग्जांपल पार्टनर को सैलरी दी है तो आपने वो लिख दिया, दूसरे नंबर पे प्रॉफिट ऑन डेट है आपने वो लिख दिया। वो लिखने के बाद आपने क्या करना होता है, मैं ये दोबारा बनाता हूं ताकि आप इसको पिक कर सकें कि टेबल कैसे बनाना है। एक है गुलाम रसूल, एक है एहसन और एक है टोटल। लेट्स से सैलरी थी एहसन की 4.5 लाख, प्रॉफिट ऑन डेट था कितना 4 लाख, सैलरी थी 4.5 लाख, प्रॉफिट ऑन डेट था 4 लाख। सर जी अगली बात सुनना, यहां पर जो अगली बात है वो सुनना। अगली बात यह है कि जब आप ये कर लें तो यहां पर टोटल इनकम, ये वाली इनकम उठाएं और यहां पर टोटल आ रहा है 4.5 लाख, यहां पर टोटल आ रहा है 4 लाख, यहां पर डैश डाला हुआ और ये क्या कर लें, यहां पर टोटल लिख लें, एक लाइन छोड़कर यहां पर टोटल लिख लें। अच्छा ये जो लाइन आप छोड़ रहे हैं यहां पर बैलेंसिंग फिगर लिखें, ये जो लाइन आप छोड़ रहे हैं यहां पर क्या लिख लें, ये जो लाइन आप छोड़ रहे हैं यहां पर बैलेंसिंग फिगर लिख लें। कितनी है बैलेंसिंग फिगर, और पहले एडजस्टमेंट डाल ली, पहले एडजस्टमेंट्स डाल ली, नीचे टोटल लिख दिया, दरमियान में एक लाइन छोड़ के बैलेंसिंग फिगर लिखे। इस बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेके जाएं, 70-30 प्रॉफिट शेयरिंग थी। और फिर ये जो फाइनल फिगर आएगी, ये जो फाइनल फिगर आएगी, ये देखें, इसको टोटल करेंगे, ये टोटल आएगा 14 लाख, इसको टोटल करेंगे, ये टोटल आएगा 14,50,000। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है,
ये जो फाइनल फिगर आएगी ये शेयर ऑफ एओपी होगी। सर ये स्यापा करना कब है, ये किस मुसीबत में आपने डाल दिया। अगर टैक्सेबल इनकम में एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो, अब इसमें कंपनी शामिल नहीं है, मैं पहले बता, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर अदर देन कंपनी हो, तो उस केस में फिर आपने टैक्सेबल इनकम को सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि क्या करना है, आपने टेबल बनाना। टेबल बना के जो फाइनल फिगर्स आएंगी, जो टोटल की फिगर आएंगी, उसको आपने तकसीम करना है। सजी पॉइंट समझ आ रहा है। अगर कोई बंदा इस 2850 को 70-30 करता, ये आंसर गलत था। इसका आंसर, इसका टोटल आना था 14 लाख और 14,50,000। सर ये टोटल डिस्कशन थी चैप्टर 12 में, मैंने सारी बातें आपके साथ की हैं। इसी ये जो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट का E6 और E7 दो सवाल किए हैं, और इसी कॉन्सेप्ट का एक पास पेपर आया हुआ है, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए, फरहान, कामरान और रेहान। फरहान, कामरान और रेहान, ये वाला सवाल आपने जरूर करने हैं। ये वाली हमारी आज की डिस्कशन थी। मैंने आपको चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 कराया। कल इनकम टैक्स है इंशाल्लाह, कल इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह, कल हम वो कर रहे होंगे। टारगेट सिर्फ ये है, कुछ ना करें आप, रोज का रोज अपना ये वाला काम जरूर करें।